हर जगह रिटर्न्स आ रहे हैं पर इंडियन मार्केट ने अंडर परफॉर्म करा है और ये स्टोरी रही है पूरे साल की। अभी लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें क्रूड मिल नहीं रहा है, मिल तो बहुत रहा है पर किस प्राइस पे मिल रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है। एक साल पहले टैरिफ और अब ट्रेड डील के ऊपर संभावना है, क्या लगता है सर ये सिर्फ हाइप बबल्स हैं? ट्रम्प साहब को ना बड़ा शौक है ट्रेंडिंग में रहने का। बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आ रहा, बहुत बड़ी न्यूज नहीं आ रही, बहुत बड़ी तबाही नहीं हो रही। स्टेप अप एसआईपी एक जुमला है, अच्छा है बताने के लिए। आपको क्या लगता है शेयर बाजार में पैसा कहाँ डूब रहा है? तो गोल्ड में भी बाउंस आ सकता है, तो गोल्ड में भी अपॉर्चुनिटीज है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिस्तक पर। मैं आपके साथ तनीषा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आज हमारे साथ इंटरेक्शन एक ऐसे शख्स के साथ होने वाली है जो आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ों में आपकी मदद कर सकते हैं। आपको स्टॉक में पैसा लगाना है, आपको अपने पैसे से पैसा बनाना है, आपको एसआईपी करनी है, आपको म्यूचुअल फंड्स में जाना है, या फिर अभी इस समय बाज़ार में क्या पैसों के लेके हालात और साल 2026 में कहाँ पैसा लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत सारे हॉट टॉपिक्स आज होने वाले हैं। तो इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर अनंत लड्ढा जी से, जो एक फाइनेंशियल एजुकेटर है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे मैम, आप कैसे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। साल 2026 से ही मैं शुरुआत करना चाहूँगी। अभी तक मान लीजिए 6 महीने तक बीत चुके हैं। आपको क्या लगता है कि साल 2026 में पैसा कहाँ लगाना चाहिए आपके हिसाब से? और देखिए साल 2026 में अभी इंटरनेशनल मार्केट्स बहुत आउट परफॉर्म करें। कोरिया से लेके जिधर भी हम आईटी स्पेसिफिकली एआई का नाम ले लेते हैं, वो सारे मार्केट्स ने परफॉर्म करा है। यूएस में भी नास्डैक को हम देख रहे हो लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है। हर जगह रिटर्न्स आ रहे हैं पर इंडियन मार्केट ने अंडर परफॉर्म करा है और ये स्टोरी रही है पूरे साल की। इंडियन मार्केट्स के साथ साथ इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड सिल्वर में। इनके भी टॉप स्टार्ट ऑफ द ईयर में लग गए थे और वहाँ से अच्छे खासे करेक्शन है। सिल्वर 40% डाउन है, गोल्ड भी कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहा है। तो इंडियन इन्वेस्टर्स का इस साल अभी तक पैसा नहीं बना है। डेट में पैसा बना है पर डेट में बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसा कभी लगाया नहीं था इंडियन मार्केट में, ये बोलते हुए कि यार एफडी तो करनी नहीं, हमें तो इक्विटी में ही जाना है। तो अभी तक पैसा नहीं बना है, विच इज़ द रियलिटी एंड इट्स द हार्ड ट्रूथ। और काफ़ी लोग फंसे भी है सिल्वर में, वो भी हमें पता है। इस समय पे करना क्या होता है, देखिए 2026 मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बोला था, दिस ईयर मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस है विल बी ईयर ऑफ एसेट एलोकेशन विथ एक्सपेक्टेशंस ऑफ नॉर्मलाइज्ड रिटर्न्स। आपको एसेट एलोकेशन करना है, उसके बाद भी आप ये मान लो कि आपको सुपरफिशियल रिटर्न्स मिल जाएंगे, नहीं होगा। लास्ट 2025 में मेरी एक्सपेक्टेशंस थी एसेट एलोकेशन के बाद यू विल गेट एबनॉर्मल रिटर्न्स इज दी फोकस। फॉर एग्जाम्पल आपने अच्छा एसेट एलोकेशन करा, आपको गोल्ड में बहुत एबनॉर्मल रिटर्न, सिल्वर में एबनॉर्मल रिटर्न्स मिल गए, तो आपका काम हो गया था ओवरऑल पोर्टफोलियो का। ये साल अंडर परफॉर्मेंस का साल रहा है और ये कंटिन्यू रहने की एक्सपेक्टेशन है। पर अब यहाँ से सेकेंड हाफ आई एम एक्सपेक्टिंग सेकेंड हाफ ऑफ 2026 compared to the first half of 2026 will be better is what I think. बेंजामिन का एक डायलॉग है, बेंजामिन सर हमेशा बोलते थे, उनकी बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो लाइफ को लेके, अगर आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो दुनिया में हर चीज़ को लेके, तो आपको मार्केट्स में नहीं होना चाहिए, आपको पैसे वाले धंधे में नहीं होना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक। मुझे पता है पिछले 2 साल इंडियन मार्केट के लिए खराब रहे, बट दिस इज हाउ द साइकिल हैज़ बीन। एफआईएस की बात कर रहे हैं हम लोग आज के दिन कि एफआईएस इंडिया से भाग रहे हैं, इसकी वजह से मार्केट में करेक्शन हो रहा है, क्रैश हो रहा है। और इंडियन मार्केट ने 4 लाख करोड़ का इन्फ्लो देखा है रिटेलर्स की तरफ से। रिटेलर्स यहाँ पे परचेस करते जा रहे हैं और एग्जिट दे रहे हैं एफआईएस को। तो पूरी कहानी रही ना 2021 की भी, 22 की भी, 23 की भी। उस समय तो हमने नहीं बोला कि भाई एफआईएस जा रहे हैं, रिटेलर्स क्यों पैसा कमा रहे, कमाया भी हम नहीं था एज अ रिटेलर। अभी पिछले 2 साल में थोड़ा सिनेरियो बदला है, एफआईएस अभी भी जा रहे हैं और रिटेलर्स यहाँ पे इन्फ्लो कर रहे हैं, बट रिटर्न्स नहीं आए। इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी कोई इन्वेस्टर एसआईपी करता है, आपको चूज़ करना पड़ेगा। 10 साल की आपकी एसआईपी है, या तो आपके पहले 5 साल अच्छे हो सकते हैं या फिर अगले 5 साल अच्छे हो सकते हैं। अगर आपकी एसआईपी में पहले 5 साल अच्छे हुए तो आपको कंफर्ट ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं होता, कोई बात नहीं, चलता है, अच्छा रिटर्न आते हैं, आप में ओवर कॉन्फिडेंस में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दोगे। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड नॉट गुड फॉर योर वेल्थ। पर आपको सेकेंड हाफ में, मतलब अगर आपके पहले 5 साल में ज़्यादा रिटर्न है तो अगले 5 साल में कंपैरेटिवली कम रिटर्न आने की एक्सपेक्टेशन है और ओवरऑल आपका सीजीआर कम हो जाएगा। इसके रिवर्स में जो डिफिकल्ट तरीका होता है वो ये होता है कि पहले 5 साल आपकी अंडर परफॉर्मेंस रहे, फिर अगले 5 साल में रिटर्न्स आए। दोनों में से एक साइकिल में आप हमेशा फंसोगे। पॉसिबल ही नहीं कि आप नहीं फंस रहे, आप कोई भी इन्वेस्टर हो, आप फंसोगे ही फंसोगे। अगर दूसरी साइकिल में आप हो कि पहले 5 साल में आपको रिटर्न्स कम आ रहे हैं, मज़ेदार हो जाओ। पहले 5 साल आपने यूनिट्स एलोकेट किए हैं, यूनिट्स कलेक्ट करे हैं, और जब एक्चुअली वहाँ पे पंप आएगा, मैं कहता हूँ अगर आपने पिछले 2-3 साल से भी यूनिट्स कलेक्ट करे हैं ना, अभी रिटर्न्स नहीं आ रहे, एक बार मार्केट का छोटा सा मूव आएगा ना, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कब मार्केट रैली कर जाएगा। और जब वो रैली कर जाएगा, आपके सारे यूनिट्स के सारे जो अंडर परफॉर्मेंस है सब 3 महीने में खत्म हो जाएगी। आप बोलोगे वाह मार्केट तो अच्छा है, पर वो 3 महीने के लिए कितने महीने आपको पहले देखने पड़ेंगे वो मुझे नहीं पता, वो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपका 7 साल का टाइम है तो आपको वो मिल जाएगा टाइम। लेकिन सर जैसे अभी आधा महीना बचा हुआ है,
बहुत सारा टाइम है, इसका भी हम बात करें जो भी चल रहा है, आपको क्या लगता है कि इस समय अभी तक बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं? पहले हम अपने देश से ही शुरू करते हैं। पीएम मोदी जी ने बोला 1 साल तक सोना मत खरीदो, जस्ट इन केस। तो कमोडिटी मार्केट में ज्वेलर्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा। तो आपको लगता है कि ये सब इसी वजह से हो रहा है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व को बचाना है, या फिर इसके पीछे कोई अदर रीजंस है? व्हाई दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन बाय आवर पीएम? और मैम मेरे को ऐसा लगता है, सबसे पहले इंडिया में आप पसंद कर सकते हो पीएम सर को, आप ना पसंद कर सकते हो, बट लोग उनकी बात मानते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मतलब वो मैजिक है कि हम लोग उनकी सारी बात मानते हैं। Exactly. उन्होंने कहा कि मत बाय करो। हम देख रहे हैं कि अगले 15 दिन का जो टोटल डेटा होता है जहाँ पे रिटेल की परचेज होती है वो 70% डाउन हो जाती है। वो डाउन होने में एक कारण लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे हमारी ड्यूटीज़ बढ़ गई है, जिसकी वजह से महंगा हो गया, इसकी वजह से लोगों ने नहीं बाई करा। मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूटीज़ बढ़ना ना बढ़ना इज़ अ डिफरेंट थिंग। पीएम सर का एक आग्रह था कि भैया हमारे फॉरेक्स रिजर्व घट रहे हैं, स्पेसिफिकली बिकॉज हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्रूड को, और क्रूड अभी सारा का सारा स्टेट ऑफ हार्मोज में अटका हुआ है। अभी क्रूड की अवेलेबिलिटी का इशू ही नहीं है। अभी लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें क्रूड मिल नहीं रहा है। मिल तो बहुत रहा है, पर किस प्राइस पे मिल रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है। अब तो हो ये रहा है कि रशिया भी कह रहा है कि भाई मेरे से क्रूड ले लो। रशिया के पास बहुत क्रूड है और उस पर सैंक्शन हट गए बिकॉज यूएस का और ईरान का कंफ्यूजन चल रहा है। तो रशिया के लिए तो ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। वो कह रहा है भैया इंडिया ही मेरा दोस्त है, आप लो क्रूड, हम ले लेंगे क्रूड, बट जिस प्राइस पे मिल रहा है वो प्राइस हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है। अगर $120 पर बैरल पे 6 महीने तक इंडिया क्रूड लेता है तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5 से 3.5% तक नेगेटिव चले जाएगा। नंबर सुनने में छोटा सा लगता है, 2-4% में क्या फर्क पड़ जाएगा, पर इंडिया के पर्सपेक्टिव में वो बहुत बड़ा नंबर होता है। हम लोग मेहनत कर करके धीरे धीरे उसको पॉजिटिव लाए हैं। अब अचानक से एक न्यूज़ की वजह से टक वो नेगेटिव हो जाए तो वो फ़र्क पड़ता है, और वो हो जाएगा। इसको बचाने के लिए, और आपको ये जान के थोड़ा शौक होगा कि इंडिया का जो रुपी था वो 100 तक पहुंच जाता बड़े आराम से, और कोई बड़ी बात नहीं थी 100 तक पहुंचने में, बिकॉज ये हमने गोल्ड पे कंट्रोल किया। थोड़ा सा हमने जो एक्सपेंडिचर हो रहा था गोल्ड पे उसको कंट्रोल किया, उसकी वजह से अब ये टिका हुआ है 95 पे। वरना 100, 110, 115 वुड नॉट बीन अ एनी डिफिकल्टी। आराम से चलते फिरते वो पहुंच जाएगा, और पहुंच जाता। जब तक ये क्रूड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आप ये समझो कि रुपी स्ट्रांग हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है कि सोना खरीदना कोई बंद करेगा? बिकॉज फॉर इंडियंस गोल्ड इज़ नॉट जस्ट एन कमोडिटी, इट्स एन इमोशन। अब धनतेरस आ रहा है, अब फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है। डू यू थिंक कि आई होप तब तक ये वॉर खत्म हो जाए। वॉर खत्म हो गई तो खरीदो ना। अब जैसे आप वॉर की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें प्रेसिडेंट, तो क्या लगता है आपको सर, वो ट्रेड डील होने वाली थी अभी, उसके बाद भी शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा? क्योंकि उनके हर स्टेटमेंट से शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता ही है। मैम क्या होता है, एक बार क्या होता है, शेर आया की कहानी थी हमारे बचपन में कि एक मोनू था, मोनू बोलता था शेर आया, सब लोग उसको बचाने गए। दूसरी बार बोला शेर आया, बचाने गए। इवेंचुअली मार्केट भी ये जो ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट्स है इसको लेके नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो गया है। एग्जैक्टली। यूएस मार्केट हाई पे खड़े हैं। यूएस के मार्केट रुक नहीं रही है चलने के लिए, मतलब हम थक चुके हैं कि रुक जा, बट वो रुक नहीं रहे। तो यूएस मार्केट रुक नहीं रहे हैं, तो अब मार्केट ने जायज़ करना स्टार्ट कर दिया है। कल भी वापस से आया है कि भैया मैं ईरान और इजराइल को बिठा के सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप मस्त रहो, मैं मीडिएटर बनूंगा, मैं मसीहा बनूंगा। उनको थोड़ा सा वो नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में, देखो क्या होता है, जैसे हमारे कई बार कुछ बड़े लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि बस मैंने करवाया ये मैंने कराया, उनको क्रेडिट लेने की आदत होती है, उनको वो आदत है, अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो वापस से यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब वापस से वो अपनी बात से पलट जाएंगे एज यूजुअल, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब मार्केट भी उस बात को डाइजेस्ट कर चुका है। जब तक कोई बड़ा ही अटैक नहीं हो जाता, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ट्रम्प को इस कंप्लीट सिचुएशन से निकलना है तो सिर्फ 2 के सिनेरियो होता है। पहला कि ट्रेड डील ट्रम्प के फेवर में हो, तब वो उनको यहाँ से एग्जिट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उनके देश वाले लोग उनको नहीं कोसेंगे। या फिर वापस से वॉर करवानी पड़ेगी उनको। अगर उनके फेवर की ट्रेड डील नहीं हुई और उनको एग्जिट मिला तो ये तो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बड़ा ही शॉकर होगा, स्पेसिफिकली यूएस के पर्सपेक्टिव से कि भैया यूएस ऐसा कैसा दादा कि उसकी चली नहीं रही। तो अभी भी हो सकता है पिक्चर बाकी हो, बट अब मार्केट ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर अभी भी चल रही है ना, चल रही है, हमें पता भी नहीं क्या चल रहा है, वहाँ पे लड़ रहे अपने आपस में, बात खत्म। इंटरेस्ट चला गया ना, एक नई वॉर हो गई। लेकिन सर ट्रेड डील फिर से ऊपर आ रही है। 1 साल पहले टैरिफ और अब ट्रेड डील के ऊपर संभावना है। क्या लगता है सर, ये सिर्फ हाइप बबल्स हैं या इसका कोई रिजल्ट भी आएगा? यार देखो, ट्रम्प साहब को ना बड़ा शौक है ट्रेंडिंग में रहने का। मतलब उनको कुछ, मतलब वो सोशल मीडिया क्रिएटर है, क्रिएटर है नहीं, बट उनको बड़ा शौक होता है। जैसे 10-15 दिन कुछ नहीं होता, वो कुछ ना कुछ नया बॉम्ब डाल देते हैं। वेल्थ क्रिएशन भी करते हैं अच्छी, उनके इस वजह से बहुत ऊपर नीचे हो जाता है पैसा, मैम नहीं, बाजार पूरा हिल जाता है। उनकी वजह से तो देखो, जिस चीज पे ट्रम्प बुलिश था वो चीज की बैंड बची है। फॉर एग्जांपल ट्रम्प साहब बुलिश थे क्रिप्टोस पे, उनकी खुद की बड़ी होल्डिंग थी। अब आज के दिन बिटकॉइन जिस समय पे ट्रम्प आया था वहां से रफली 100% का राइज हो गया था, बिकॉज ट्रम्प वॉज सपोर्टिव ऑफ बिटकॉइन और बिटकॉइन बढ़ गया था, क्रिप्टोस बढ़ गए थे। वापस से उस प्राइस के नीचे
नीचे हम लोग आज आ चुके हैं बिकॉज वो ट्रम्प ने सपोर्ट किया था। अब जिस चीज़ को ट्रम्प ने सपोर्ट किया था उस चीज़ पे दिक्कतें आ रही है, संकट आ रहे हैं। उसी तरीके से ये सिनेरियोस चेंज होंगे, इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। बट इवेंचुअली बात यही रह जाती है, जब तक मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आ रहा, बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही, बहुत बड़ी तबाही नहीं हो रही, अब ट्रम्प के स्टेटमेंट्स पे धीरे धीरे मार्केट न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट कर चुका है और कर रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ, अभी हमें जान के बड़ा शौक होगा कि पाकिस्तान का मार्केट 4 गुना हो चुका है। हाँ। क्या है वहाँ की इकोनॉमी? ना डेट है, डेट इतना ज़्यादा है कि बैंड बजी हुई है, ना कोई एसेट्स है, ना उनकी कोई करेंसी रुक रही है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे करेंसी का डिप्रिशिएशन नहीं हो रहा, करेंसी का डिप्रिशिएशन 100% हो चुका है, मतलब करेंसी की बैंड बच चुकी है, पर मार्केट 4 गुना हो गया है। तो आप ये समझो कि सारी सिचुएशन सही होगी उसके बाद ही इंडियन मार्केट चलना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। वर्ल्ड के सारे मार्केट ऐसे ही चलते हैं जब सारा ग्लूमी सिचुएशन होती है। देखो, या तो आपको अच्छा भाव या फिर अच्छा न्यूज़, एक चीज़ मिलेगी। आप बोलोगे अच्छी न्यूज़ भी मिल जाए और अच्छा भाव भी मिल जाए, नहीं पॉसिबल। जब तक वो अच्छी न्यूज़ आएगी तब तक भाव महंगे ऑलरेडी हो चुके होंगे उसको डाइजेस्ट करते हुए। तो दोनों में से आपको एक चीज़ चूज करनी पड़ेगी, आपको कंफर्ट चाहिए न्यूज़ का या फिर आपको कंफर्ट चाहिए प्राइस का। अभी इंडियन मार्केट में धीरे धीरे कंफर्ट प्राइस का आना स्टार्ट हो गया है और काफ़ी सारे सेगमेंट्स पे आ भी चुका है। बट ये कंफर्ट प्राइस के साथ आपको न्यूज़ का कंफर्ट नहीं आ रहा कि कब ट्रम्प साहब कुछ कह दे, कब कुछ इंटरनेशनल कन्फ्यूजन हो जाए, कब अरब पे अटैक हो जाए। बिकॉज ईरान तो सीधा बोलता है कि भैया मैं तो आजू बाजू के देशों पर तबाह कर दूंगा, अटैक कर दूंगा, मार दूंगा, तोड़ दूंगा। वो एक अलग एक नया सुप्रीम पावर बनता जा रहा है। तो ये सारी न्यूज़ अच्छी नहीं है, पर प्राइस आपको धीरे धीरे अच्छे मिलने लग गए हैं। तो आपको फोकस करना पड़ेगा चाहिए क्या। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अभी सिलसिला जारी रहेगा, अभी कुछ देयर इज नो सच एंडिंग अहेड राइट नाउ। रब जाने। आपने सही बोला, या तो न्यूज़ अच्छी मिलेगी या तो प्राइस। इसी के साथ मैं इन्फ्लेशन पे बात करना चाहूँगी आपसे। इस समय इन्फ्लेशन भी अपने एक आसमान पर है। अभी के टाइम पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो कॉमन पीपल इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने जैसे उनको अपना कॉर्पस बनाना है 1 करोड़ का, तो आज को देख के जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो अगर वो 20 साल बाद देख रहे हैं, वेरी कॉमन चीज़ कि 20 साल बाद क्या वो 1 करोड़ के हिसाब का मनी रहेगा? नहीं रहेगा ना, नहीं रहे। तो नहीं आपको रहेगा। क्या लगता है कि व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फ्रॉम नाउ जिससे वो आगे इन लाइक 20 इयर्स वो चीज़ फाइनेंशियल प्लान का बहुत सिंपल सा रूल है। सबसे पहले आप बताओ कि अगर आपको आज खर्चा करना है, सपोज करते हैं बच्चे के एजुकेशन पे, आप आज कितना खर्चा करोगे? आप 50 लाख करोगे, बट आपके खर्चा कब होने वाला है? आज से 20 साल बाद। तो 20 साल में वो 50 लाख की जगह कितने लगेंगे? वो इन्फ्लेशन की रेट लगानी पड़ेगी। सपोज करते हैं आप इन्फ्लेशन की रेट लगाते हो 7%, तो हर 10 साल में ये पैसा डबल होना चाहिए। तो 50 लाख पहले 10 साल में 1 करोड़ हो जाएगा, दूसरे 10 साल में 2 करोड़ हो जाएगा। आप बफर लेते हुए 3 करोड़ मान लो कि चल मैं तो और 1 करोड़ का बफर लेता हूँ और 3 करोड़ का कॉर्पस प्लान कर रहा हूँ। तो आप 20 साल में 3 करोड़ के कॉर्पस के लिए एसआईपी स्टार्ट करो। फिर इन्फ्लेशन आपके लिए इंपैक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि आपने एक तो इन्फ्लेशन पहले ही कंसिडर कर दिया। 50 लाख की जगह आप 2 करोड़ रुपए ले रहे हो, फिर उसमें आपने और मान लिया कि चल एक यहाँ से भी इन्फ्लेशन और भी हो गया, बिकॉज एजुकेशन चीज़ है, एजुकेशन में इन्फ्लेशन यूजुअली 7% से ज़्यादा हो जाता है। तो हमने और ले लिया, उसको बढ़ा दिया, 2 की जगह 3 कर दिया। तो आप एक कंफर्ट जोन में आ चुके हो। और एक बार आपने गोल बना दिया, उसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपने लक्ष्मण की रेखा हो गई कि आप उसको वापस रिव्यू नहीं करोगे। आप एवरी ईयर उसको देख रहे हो। अगर आपको लग रहा है नहीं यार मेरे को अब 2 करोड़ की जगह मेरा स्टैंडर्ड भी बढ़ गया भाई साहब, मैंने भी कमाई वमाई कर ली है, बढ़िया काम वाम कर लिया, इन्फ्लुएंसर बन गया हूँ, मेरी भी कमाई वमाई हो रही है और मुझे भी ज़्यादा पैसा अब चाहिए मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए। मैं पहले जुमरी तलैया भेज रहा था, अब मैं उसको लंदन भेजूंगा, तो मेरा खर्चा ज़्यादा हो गया, तो खर्चे ज़्यादा के लिए अपना गोल चेंज कर लो। ऐसा तो है नहीं कि 20 साल का गोल बनाया आप अपडेट नहीं कर सकते। अगर आपका फाइनेंशियल स्टैंडर्ड अपग्रेड हो गया है तो आप अपग्रेड कर दीजिए। जस्ट लाइक स्टेप अप एसआईपी, जैसे जैसे आपको लगता है आपकी पैसा इंप्रूव हो रहा है उसमें आप बढ़ाते चलो। जाओ। एसआईपी सुनने के बाद आपका रिएक्शन ऐसा क्यों रहा? अरे मैम, जुमले होते हैं, देखो अलग अलग चीज़ें। स्टेप अप एसआईपी एक जुमला है, अच्छा है बताने के लिए, बट स्टेप अप एसआईपी है क्या कंसेप्ट? कोर में जाते हैं। हर साल मेरी सैलरी बढ़ती है, जितनी मेरी सैलरी बढ़ती है और जितना मेरा एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो मेरे को एसआईपी में डालना है। अब स्टेप अप एसआईपी बाय चांस बाय डिफॉल्ट में 10% की लगा के छोड़ूं या मैं खुद एवरी ईयर बढ़ाता चलूं अपनी सेविंग की, ये हैबिट की बात है। और एसआईपी करते वक्त ना एक सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना ज़रूरी है कि हमें ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। हम लोग कभी कभी इतना फाइनेंस के टर्म्स में मर जाते हैं, घुस जाते हैं कि हम ओवर स्ट्रेच करने लग जाते हैं। हमारी इनकम में 2 लाख, हमारे 2,20,000 रुपये का खर्चा हो रखा है, हम हमारी सेविंग्स पता नहीं कहाँ से पैसा ला के जुगाड़। नहीं, ओवर स्ट्रेच करोगे तो आप कभी भी उस पैसे पे कंफर्ट नहीं ले पाओगे कि यार मैं तो स्टेप अप एसआईपी करी थी, वो तो हो गई, अब क्या करूँ, अब तो रोक नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है, आप रोको, आपके जो कंफर्ट में है उसको कंटिन्यू करो और लंबे समय तक कंटिन्यू रखो। और मार्केट के जब वॉलेटाइल समय चल रहा है जैसा कि अभी, इस समय पे टॉपअप्स करने के मौके ढूंढो। इस समय पे करे हुए टॉपअप्स आपके पोर्टफोलियो को एक्चुअली स्टेप अप एसआईपी से भी ज़्यादा रिटर्न्स देंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं मेरी 10,000 की एसआईपी चल रही है, अब मैंने सोचा कि स्टेप अप 10% करूंगा, मतलब अगले साल मेरे को 10,000 रुपये एक्स्ट्रा डालने हैं। तो इंस्टेड ऑफ स्टेपिंग अप आप ये भी सोच सकते हो कि यार चल मेरे को जब लगेगा मार्केट नीचे, मैं सीधा एक साथ 10,000 रुपये डाल दूंगा। आप वैसा कर लीजिए। मतलब बेचने के लिए चीज़ें बहुत अच्छी होती है कि यार चलो स्टेप अप होती जाएगी। आप अपने
इनकम स्ट्रक्चर को देखिए, इनकम में इंक्रीज को देखिए। फॉर एग्जांपल आप 20 लाख की जॉब करते थे, आपने स्विच लिया, सीधा 35 लाख की जॉब होगी, क्या करेगी स्टेप अप एसआईपी? आपका सीधा एडिशनल 10-12 लाख रुपए बचने वाला है, तो आप 10 लाख रुपए से साल का इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, तो उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि EMI इज़ अ ट्रैप बेसिकली? मतलब SIP आपने क्लियर आउट कर दिया मुझे, EMI इज़ अ ट्रैप। मेरा बस ये नॉर्मल सा सवाल है। नहीं, क्यों? बिकॉज बहुत बार बोला जाता है कि लोग इस चक्कर में भी फंस जाते हैं। तो देखो, ये मेरा सिंपल सा है कि जब तक आप 30-35 साल के हो तब तक एटलीस्ट 30 साल तक बहुत ज़्यादा EMIs मत बांध दो, क्योंकि अगर आपने बहुत सारी EMIs बांध दी तो आपको फ्रीडम ऑफ स्विचिंग, फ्रीडम ऑफ टेकिंग अ हार्ड डिसीजन आपके हाथ से चले जाएगा, बिकॉज आप उस मनी को नहीं रह सकते उस मनी के बिना। बट अगर एक बार आप सेटल डाउन हो चुके हैं, आपको पता है मेरे को यही करना है, और EMI बांधने की वजह से आपका कोई एक एसेट बन रहा है, तो दिक्कत नहीं। अगर आपने सपोज करते कोई प्लॉट लिया है, कोई घर लिया है, और वहाँ पे आप EMI बांध रहे हो और उसका आपके एक एसेट बन रहा है, तो एब्सोल्युटली ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ध्यान रखो, 10-11% से ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो। 10% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट की आपकी कोई EMI चल रही है, वेल एंड गुड। आपको क्या लगता है शेयर बाजार में पैसा कहाँ डूब रहा है बेसिकली? कहीं नहीं डूब रहा है। बन तो रहा है, अभी बता तो रहे हो आप। कहीं नहीं डूब रहा है। डूब रहा है हमारी खुद की गलती से कि हम हमारे मार्केट को टाइम नहीं दे पा रहे। हम आते 10 साल के लिए, जाते 10 दिन में कि भैया नहीं है। या हमारे स्टॉक मार्केट में सिर्फ 2 मोड चलते हैं। पहला मोड ये होता है कि भाई मेरे को सब कुछ पता है। दूसरा मोड ये होता है कि भाई पूरा स्कैम है, सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग हमारा ही पैसा लूटने आए हुए हैं। ना लोगों के पास इतना टाइम है आपका पैसा लूटने का, ना लोगों के पास आपके पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की इच्छा है। वो अपना काम कर रहे हैं। अगर 2 ऊपर हाथियों की लड़ाई चल रही है, आप बोलो मैं भी बीच में आके लड़ूंगा, तो आप बीच में पिसोगे। अगर आपका रूल सेट है, मैं बहुत सिंपल सा बोलता हूँ, हमेशा रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो। इमोशंस को बाहर रखो। अगर नहीं रख पा रहे तो एक किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को ले लो, या फिर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लो, या फिर अगर नहीं हो पा रहा है खुद को अपग्रेड कर लो। पर रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करोगे तो मार्केट में पैसा बनता है, बन रहा था, बनता रहेगा। पर क्या सबको मिलेगा? ज़रूरी नहीं है, बिकॉज सब लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है किसी को भी, XYZ कोई भी है, कोई मतलब कोई न्यू इन्वेस्टर है सपोज, तो क्या लगता है आपको कि कैसे शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि सर अब जो है बहुत ज़्यादा ये वाला जो सेक्टर है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है, बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, बहुत सारे तरीके आ चुके हैं। क्या लगता है आपको कि कैसे म्यूचुअल फंड में इज़ अ राइट वे टू स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट? गोल बनाओ, गोल के अकॉर्डिंग अपना फंड सेलेक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करो। अगर आपका गोल बन के टाइम होराइजन 5 साल का आ रहा है तो एक लार्ज कैप या इंडेक्स फंड लो। अगर आपका गोल कुछ 7-8-10 साल का है तो आप प्रोबेबली फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप की कैटेगरी में जाके आप फंड चूज कर सकते हो। 10 साल के ऊपर का फंड है, रिस्क कैपिटल अलाउ कर रही है, तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप के साथ कुछ स्मॉल कैप, मिड कैप का टर्का डाल के आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो आपके गोल के टाइम को ध्यान में रखते हुए, रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए आपका फंड डिसाइड हो जाएगा। आपको नो नथिंग इन्वेस्टर हो, भाई मेरे को नहीं पता है कुछ भी और ना ही मेरे को किसी से जानने की इच्छा है। मेरे एक तो होता है कि मेरे को नहीं पता है, मैं पूछ लूंगा भैया मैडम आप बता दो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, एडवाइजर आप बता दो, मेरे को आपसे पूछना भी नहीं है और मुझे भी नहीं पता है। तो सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। इंडेक्स आपको किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के सबसे बेस्ट स्टॉक्स ला के दे देगा। निफ्टी 50 में किया तो इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनी आ गई, निफ्टी नेक्स्ट 50 पे किया तो अगली 50 कंपनीज आ गई। इस तरीके से आप इंडेक्स करो। आपको यूएस में इन्वेस्ट करना है तो यूएस के नास्डैक इंडेक्स में कर लो, या कोई इंडेक्स फंड बना हुआ है तो उस इंडेक्स फंड में कर लो। इफ यू आर नो नथिंग इन्वेस्टर एंड यू डोंट वांट टू टेक एनीवन्स हेल्प, गो विद इंडेक्स इन्वेस्टिंग। ओके, तो यू आर सजेस्टिंग कि अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है तो वो यहाँ पे जा सकता है, दिस इज द फॉर्म। हाँ, मतलब और एडवाइस लेके जा सकते हो, प्रॉपर फंड सेलेक्ट कर सकते हो तो फंड सेलेक्ट करो। एक बार फंड्स में कॉन्फिडेंस आ जाए फिर स्टॉक्स में चले जाओ, स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करो। सो IPO मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, तो धीरे धीरे ये जर्नी आपके आगे बढ़ती जाएगी। मैंने यहाँ आने से पहले थोड़ा सा पढ़ा था तो मुझे पता चला था व्हेन यू केम टू मुंबई यू हैव लॉस्ट लैक्स ऑफ मनी इन योर शेयर मार्केट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बनते बनते 1000 कब लाख हो गए मुझे भी नहीं पता चला। मैं एक इंटर्न था, छोटा सा इंटर्नशिप का पैसा था जो हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते थे। हमें ये बोला था कि जो आपको पास में दिखे कंपनियां जो जहाँ पे लोगों की भीड़ लग रही है उसमें इन्वेस्ट कर दो। तो मेरे हॉस्टल, अभी भी मेरे को हॉस्टल का नाम था पटेल हॉस्टल, चन्नी रोड पे है, एकदम मरीन ड्राइव के सामने है। वहाँ पे हमारे हॉस्टल से बाहर जाती है हमारे सीधा सीधा येस बैंक की ऑफिस थी और वहाँ पे डेली मेरे को बहुत कस्टमर दिखते थे। तो मेरे को लगा यार कस्टमर भी है और डेली मैं देख भी रहा हूँ और सीखा भी यही है कि भैया जो आप सामने देख रहे हो रेगुलरली और कस्टमर है, भीड़ है, वो इन्वेस्ट करो। तो मैंने येस बैंक में किया था जिसकी वजह से लॉस लगा। सो दैट वाज पार्ट ऑफ द गेम। सीख रहे थे उस समय और मिस्टेक कर गए, बट इतने पैसे थे ही नहीं लूज करने के लिए कि धीरे धीरे नहीं पता चलते हैं ना जब, इसलिए तो पेटीएम से बड़ा दिक्कत अरे होता मैम है। इंटर्न थे, कुछ नहीं मिलता सीए इंटर्न्स को, बहुत कम पैसा मिलता है। आप उस समय की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी भी सेम है?
ये अब तो मिलता है ना पैसा, अब तो काम करते हैं, अब तो प्रॉपरली रूल से करते हैं, जो गोल्स है उसके लिए म्यूचुअल फंड्स रखते हैं, खुद के माइंडसेट के लिए स्टॉक इन्वेस्टिंग रखते हैं, कुछ एल्गोस पे काम करते हैं, तो अब तो सब कुछ चल रहा है। हु इंस्पायर्स यू द लॉट, लाइक होता है ना कुछ तो इंस्पिरेशन होगी आपकी फाइनेंशियल साइड में? मैम फाइनेंस में मेरे को मेरे किसको आपको लगता पापा है? दादाजी है जो अच्छा। ऑलरेडी मार्केट्स में है, तो उनसे समझते हैं। ओके ओके। और इनके अलावा बाहर अगर मैं बात करूं जो इनको मैं जानता भी हूं, तो आई गेट इंस्पायर्ड बाय विजय केडिया सर। ही इज़ माई गाइड। मेरे को बहुत पसंद आते हैं उनकी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। वो एग्रेसिव है, वो डोमिनेंट है, वो रिस्क लेना जानते हैं, उनको डर नहीं लगता, वो एकदम बोल जाते हैं और मस्त मौला है। तो मेरे को आई लव हिम। आई लव इंटरेक्टिंग विद आशीष सोमैया सर। ही इज़ प्रेजेंटली CEO ऑफ iTalk एंड अ वेरी डियर फ्रेंड। आई कैन टेक दिस लिबर्टी एंड कॉल हिम माई गुड फ्रेंड। सो मेरे को कोई इशू होता है तो मैं उनसे बात करता हूँ। ही हेल्प्स मी आउट, ही गाइड्स मी, ही हैज़ हिज ओन सेट ऑफ माइंड, ही हैज़ सीन लाइफ मोर देन मी, ही इंटरेक्ट्स विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑन अ मंथली बेसिस। सो उनका वो इंटरेक्शन, उनका माइंडसेट, उनका मतलब ही वॉज द फर्स्ट गाय हु टोल्ड मी कि नहीं भाई अनंत 2017 में कि इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ बिग बिजनेस, स्टार्ट वर्किंग एंड गिविंग टाइम टू बिल्डिंग योर टीम, बिल्ड अ गुड टीम, build highly educated people, keep highly educated people in your team and make sure they are well trained. आपके पास सिटी का सबसे अच्छा होना चाहिए, pay them well. So उनका वो माइंडसेट रहता था ग्रोथ का. So I learned a lot from him. एक इवेंट में आप मुकेश अंबानी सर के बहुत करीब बैठे थे, या जो भी आपकी उनसे बात हुई थी उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप हो गया था उस टाइम। मैम वो 2 बार मिल चुका हूँ मैं। हाँ। पहली बार मिले थे हम लोग वेव समिट में मुंबई में। वहाँ पे सर ने सिर्फ यही बहुत सिंपल सी लाइन बोली थी, वो तो ऑलरेडी न्यूज़ में सब जगह आ गई थी। मैं तो सिर्फ ये पूछा था कि सर एज अ यंगस्टर आप हमें कैसे गाइड करेंगे। तो उनका एग्जैक्ट वर्ड्स ऐसे कुछ थे कि आप सबसे पहले फोकस करो, फिर उसको बिल्ड करो, फिर डाइवर्सिफाई करते चलो, डेलीगेट करते चलो, कि आप एक चीज़ पे फोकस करो, उसको बड़ा बनाओ और फिर आगे उसको ट्रांसफॉर्म करते चलो, एंड कीप ग्रोइंग, फ्यूचर इज़ योर्स। एन चंद्रशेखर सर, टाटा के चेयरमैन सर, उनसे अभी रिसेंटली मैं मिला था, तो उनसे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट फॉर ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स। तो वहाँ पे भी वो ये कह रहे थे कि फ्यूचर इज़ योर्स प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू टेक इट। तो आपके लिए सब कुछ अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। इंडिया एक बेटर स्टेज पे है, ग्रोइंग स्टेज पे है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, बट यू हैव टू ग्रो। सेकेंड टाइम अंबानी सर से इंटरेक्शन हुआ था, वो अब रिसेंटली AI समिट में हुआ था। वी वर बाय चांस मैं वॉशरूम गया था, उस समय ही वॉज एंटरिंग एंड हम लोग साथ में पूरा एंटर करते हुए उनकी सीट तक गए थे। वहाँ पे बात हुई, आई क्लिक द पिक्चर। आई एम नॉट श्योर उनको याद था नहीं था, बट उन्होंने कहा तो सही कि हाँ मेरे को फर्स्ट मीट याद है, क्योंकि मैंने सिर्फ यूथ की बात करी थी उनसे और इंट्रोड्यूस अपना नाम देते हुए और मेरा प्रोफेशन देते हुए किया था। सो वहाँ पे उनका छोटा सा इंटरेक्शन हुआ। सो ठीक है, गॉट लकी। रियल एस्टेट, इक्विटी मार्केट, गोल्ड, कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है आपके हिसाब से? अभी आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 2026, द वे द सिनेरियोज आर गोइंग ऑन, जैन से लेके अभी तक जो आप देखेंगे जिस तरीके से बड़ा। इक्विटी और गोल्ड अभी बेटर है। मैं प्रॉपर्टी में बहुत इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बट अभी के प्राइजेस पे प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी शूटअप ज़्यादा हो रखी है, तो प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा रुकना चाहिए। बट गोल्ड में SIP और धीरे धीरे मूड से करना चाहिए। इक्विटी में SIP के साथ साथ कुछ लमसम्स की भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। थोड़ा सा इसको एक्सपैंड अगर आप कर सको। मैम इक्विटीज़ में अभी अंडर परफॉर्मेंस आ गई है 2-2.5 साल की, 1.5 साल की एटलीस्ट, बहुत क्रेजी अंडर परफॉर्मेंस आई है। ये अंडर परफॉर्मेंस 1 साल और चल सकती है मैक्सिमम, ये मैं वर्स्ट के सिनेरियो मान रहा हूँ। बट उसके बाद जब वापस से मीन रिवर्ट होगा इंडियन मार्केट, तो वो एक बड़ा मीन रिवर्जन हो सकता है जहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अब धीरे धीरे इंडिया के मार्केट पे फेथ रखते हुए उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौके मिल रहे हैं हमें। तो अगर लमसम और थोड़ा सा फोकस इन्वेस्टिंग है तो शायद स्टॉक मार्केट। गोल्ड भी कोई ज़्यादा ख़राब नहीं होगा यहाँ से। और बाई चांस अगर जो US वाले कह रहे हैं कि हम ऑडिट करा देंगे हमारे फोर्ट की, और वो ऑडिट में कुछ कम मिल जाता है गोल्ड, तो गोल्ड में भी बाउंस आ सकता है। तो गोल्ड में भी अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रॉपर्टी थोड़ा सा रुक सकते हैं। सर गोल्ड की बात हो रही है तो मैं बस क्विकली आपको एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। अभी सिटी के हाल फिलहाल में भी आंकड़े है, उसमें उन्होंने बोला भी, उन्होंने एक प्रिडिक्शन की है कि गोल्ड में 20% के अप्रॉक्स जो है गिरावट आ सकती है करंट प्राइस के हिसाब से। क्या लगता है आपको? मैम गोल्ड आप बाय करते हो फॉर एजेस, कि मैं 5 साल 10 साल, हम गोल्ड बेचते हुए मेरे को दिखता नहीं है कोई इंडियन फैमिलीज बेचती है, बहुत कम बेच पाती है। सेफ हेवन है हमारे तो लिए। 20% टूट भी गया, मतलब अगर कोई चीज़ है जो आपको पता है यहाँ से 5 गुना हो जाएगी, मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपए की चीज़ आपकी 5 लाख होने वाली है, बट बीच में शायद वो 90,000 भी जा सकती है या 1,10,000 भी जा सकती है। क्या फ़र्क पड़ रहा है? मतलब हम लोग धीरे धीरे गोल्ड को SIP कर रहे हैं, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अभी
इमीडिएटली बहुत बड़े रिटर्न्स आ जाए, जब तक कोई यूएस का ड्रामा नहीं हो जाए, स्पेसिफिकली वो फोर्ड की ऑडिट में नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत रिटर्न्स आ चुके हैं, गोल्ड ने बहुत ओवर परफॉर्म करा है, तो गोल्ड के थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस का टाइम है। बट ये अंडर परफॉर्मेंस के टाइम में भी एसेट एलोकेशन के लिए गोल्ड है तो वेल एंड गुड है। अभी एमफी के भी आंकड़े आए सर, वहाँ पे भी ना म्यूचुअल फंड को लेके थोड़ा सा नेगेटिव खबर आई कि 40% तक जो है लोगों ने अभी मई में बहुत एसआईपीज बंद हो रही है, बिल्कुल हाँ, सब बंद तो कर रहे हैं लोग। मतलब व्हाट इज द रीजन? बिकॉज लोग शेयर बाजार की तरफ जाना चाह रहे हैं? नहीं, लोगों को रिटर्न्स नहीं मिल रहे, तो लोग कह रहे हैं यार ये हमारे लिए मार्केट नहीं है। कुछ लोग इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में जा रहे हैं, कुछ लोग गिफ्ट सिटी फंड्स में जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यार ये सभी स्कैम ही है। तो पार्ट ऑफ द गेम, अभी जब नहीं चलता मार्केट तो सब लोग को विश्वास नहीं होता, मतलब वो हिम्मत पे, मतलब इफ यू डोंट हैव कन्विक्शन ऑन योर कन्विक्शन, मार्केट वोंट गिव यू बिग रिटर्न्स, एंड कन्विक्शन इज नॉट नीडेड व्हेन मार्केट इज परफॉर्मिंग वेल। मार्केट बढ़ रहा है, आप उस समय तो सबको भरोसा है कि मार्केट बढ़ रहा है ना, बढ़ते हुए मार्केट में सबको भरोसा होता है। व्हेन मार्केट इज अंडर परफॉर्मिंग, दैट इज द टाइम यू नीड टू हैव फेथ। अगर आपको अभी फेथ नहीं है, प्रोबेबली आपको कभी फेथ नहीं होगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा आपसे बस थोड़ा सा रैपिड फायर टाइप होगा। आई जस्ट गिव यू 2 ऑप्शंस, आप मुझे बताना व्हाट यू विल चूज। ठीक है मैम, डन। स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड, आप क्या चुनोगे? म्यूचुअल फंड्स। ओके। सिप या फिर लमसम, व्हाट डू यू थिंक? SIP। अच्छा, एक वर्ड बताओ मुझे बिटकॉइन के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना पड़े। रिस्की। बिकॉज ट्रम्प जी ने इस्तेमाल किया है उन्होंने, तो या रिस्की। फर्स्ट सैलरी अगर है तो स्पेंड, सेव या इन्वेस्ट, आपने क्या किया था? हेल्थ और टर्म लो सबसे पहले। हाँ, मेरे अभी फैमिलीज में भी कुछ अभी हेल्थ के रिलेटेड इशू हुआ, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस। इफ यू कुड गिव ओनली वन फाइनेंशियल एडवाइस टू यंग इंडियंस, व्हाट वुड इट बी? क्या देंगे आप? अभी हमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स देख रहे होंगे। डोंट लिसन टू अ लॉट ऑफ पीपल, ज़्यादा मत सुनो, एटलीस्ट स्टार्ट करना स्टार्ट करो। फर्स्ट स्टेप इज मोस्ट डिफिकल्ट, सिर्फ सोचने से सपने को जहाँ नहीं बनेगा, चलना भी पड़ेगा कुछ पाने के लिए, तो चलना स्टार्ट करो अपनी मंजिल की तरफ। आपका बड़े गोल्स है, बड़े फाइनेंशियल गोल्स है, बट और उस गोल्स के लिए ऐसा नहीं कि फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ, रेगुलर इनकम फ्लो को कभी डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, कॉफी और मार्केट एनालिसिस या फिर वेकेशन विदाउट मार्केट? वेकेशन विदाउट मार्केट्स, क्योंकि बीच में आपको जब कट ऑफ होते हैं तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है मार्केट्स को स्टडी करने के लिए, वो पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है। अपनी डेफिनेशंस अच्छी हैं। बात भी बोल दी आपने। आखिरी है, वन सेक्टर यू आर एक्साइटेड अबाउट राइट नाउ, अभी फिलहाल में? अभी प्रेजेंटली तो बैंकिंग ही चल रहा है, बैंकिंग में ही फोकस है, और सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग लीड कर सकता है। IT इज अनदर सेक्टर जिसको देखना पड़ेगा, बट अभी वो रिस्की बहुत ज़्यादा है। वी नीड टू कीप अ कोल्ड वॉच। चक्कर में मे बी हाँ मैम, इंडिया इज ताइवान और साउथ कोरिया से पीछे है। देखिए इसको तो हम लोग ना चिप में थोड़ा लेट हो गए सब काम करने में। ये सब काम हम कर सकते थे, ये हमारी मिस्टेक हुई कि हमारा ध्यान नहीं गया इंडिया में किसी का भी, एंड दिस इज अ बिग ब्लंडर विच वी एज एन इंडियन डिड, और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार ये हमसे मिस्टेक हुई है, बट इट्स ओके, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे हमारा ध्यान रहना चाहिए। और IT स्ट्रगल कर रहा है, कर सकता है अभी भी, बट अब धीरे धीरे उस पर नोटिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत डिसप्रोपोर्शनेट बन सकता है वहाँ पे अगर बना तो। बट अभी फॉर द टाइमिंग सेफ बेट बैंकिंग। तो दैट वाज माय लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे साथ जुड़े, और एक आखिरी एडवाइस अगर आप जो भी देख रहे हैं उन्हें देना चाहेंगे रिगार्डिंग फाइनेंस एडवाइजरी, एनीथिंग। मैम अभी तो सिंपल सा यही है कि आप SIP पे फोकस करो, SIP बंद मत कराओ जब तक आपके SIP के नंबर ऑफ डेज 1500 क्रॉस नहीं हो जाते। मैं यूजुअली 1700 डेज बोलता हूँ, एवरेज नंबर ऑफ डेज जब 1500 आ जाएंगे आपके, उसके बाद आपको SIP में एक ऐसा कंफर्ट आ जाएगा कि आपको अननेसेसरी छोटी मार्केट वॉलिटिलिटी 20-25% से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर वो 1500-1700 दिन मार्केट को आप देना स्टार्ट करो, तब तक ये मत देखो मार्केट बढ़ रहा है घट रहा है। यू शुड बी हैप्पी व्हेन मार्केट इज अंडर परफॉर्मिंग, यू शुड बी हैप्पी अगर आपका SIP नेगेटिव है। एक बार वो 1500 दिन 1700 दिन का फिगर क्रॉस हो जाएगा ना, आप कोशिश करोगे पर आपका मेजॉरिटी टाइम पे पोर्टफोलियो नेगेटिव नहीं जाएगा। सो इट्स अ रैप सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें समय दिया। और बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स थे जो भी इन्वेस्टमेंट अपनी जर्नी शुरू करना चाह रहे होंगे, जेनजीज थे, बहुत सारे लोग थे जिनको नहीं समझ आ रहा था कि अभी इतनी नेगेटिव जो खबरें हो रखी हैं, जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन इस समय फैल रहा है, जिस तरीके से कमोडिटी मार्केट में हाई कॉल कभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इसमें आपने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बिस्तक, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। और कोई भी अगर सवाल है सर से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।